हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाली तंत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कंकाल तंत्र के कार्य के बारे में देखते हैं। देखो, ये शरीर को आकार प्रदान करता है, शरीर को स्थायित्व प्रदान करता है। नाजुक अंग रहते हैं जो शरीर में, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि बात करें मस्तिष्क के बारे में, हृदय के बारे में, फेफड़ा के बारे में, इनको क्या है, ये नाजुक अंग होते हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करता है। वो सुनने में सहायता करता है। अपने पास 3 अमाइयस, मिलेसियस, इंसिपिडस और स्टेपी 3 जो कान की अस्थियां होती हैं, उनमें जो कंपन होता है उसके माध्यम से उसको सुनाई देता है, तो सुनने में भी सहायता करती हैं। रक्त के निर्माण में सहायता करती हैं। रक्त का निर्माण में सहायता कैसे? जो रक्त रहता है, अपन को पता है, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। जो अपनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ रहती हैं जैसे कि फीमर वगैरह, ठीक है, तो इनका जो लास्ट कॉर्नर होता है, यहाँ पर इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि रक्त के निर्माण में सहायता करता है। खनिजों का भंडार जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, इनका इसमें स्टोरेज होता है। तो क्या क्या कार्य हो जाएंगे? शरीर को आकार प्रदान, स्थायित्व प्रदान करना, और नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, रक्त का निर्माण करना, सुनने में सहायता करना, और खनिजों को भंडार ग्रहण होता है भैया। और कुछ टर्म ऐसे कि ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी सीधी बात करें, जो हड्डियों का अध्ययन करता है, हड्डियों का अध्ययन करते हैं, उसको अपन ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और ऐसे अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। तो और ठीक है, ज्ञान का जो क्रम तरीका से अध्ययन किया जाता है, तो ऐसे अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब रहता है जो मरम्मत करना होता है। ठीक, हड्डियाँ टूट जाती हैं, फिर उसकी जो टूट फट जाती हैं, तो उसकी मरम्मत होती है, उसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं उसको। ठीक है, ऑस्टियोसाइट क्या होता है? जो आकार और आकृतियों को बनाए रखती है। जो हड्डियाँ रहती हैं, अस्थियाँ रहती हैं, आकार आकृति को बनाए रखती हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ब्लास्ट का मतलब रहता है ऑस्टियो का निर्माण करने वाली कोशिका रहती है, उसको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। देखो, मैंने कौन कौन सी 4 वर्ड पढ़े हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, क्लास्ट, साइट और ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोब्लास्ट में क्या हो जाएगा? जो अस्थियों का निर्माण करने वाली कोशिका होती है। क्लास्ट मतलब जो अस्थियों का मरम्मत करने वाली जो कोशिका रहती है, मरम्मत करने का तरीका रहता है, उसको ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। साइट का मतलब रहता है अस्थियों के आकार और आकृतियों को बनाए रखती है, और अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। एक ओसिफिकेशन परीक्षण आता है। ओसिफिकेशन परीक्षण में क्या होता है कि व्यक्तियों की आय का पता लगता है और आयु का पता लगता है, एज कितनी हो गई। ये ±6 माह का इसमें डिफरेंस आ सकता है, वो अपराध विज्ञान में इसका इस्तेमाल होता है। एक एलिजारोब मेथड होती है। एलिजारोब मेथड में क्या है, एक मतलब शल्य चिकित्सा विधि के द्वारा अपन लंबाई बढ़ा सकते हैं, इसमें ये रहता है सीधा सा। एक्चुअल में क्या होता है, एपीफेशियल प्लेट होती है। अपन देखा जब हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा था। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? लड़कों में 18 साल की उम्र में, लड़कियों में 16.5-17 साल की उम्र तक ये बनना बंद हो जाता है। तो एपीफेशियल जो प्लेट होती है वो भी बंद हो जाती है, उसमें वृद्धि होना। तो क्या रहता है, एक शल्य चिकित्सा के माध्यम से टीबिया, फेबुला जो हड्डियाँ रहती हैं पैर की, उसमें कट लगा करके उसमें ऑपरेशन कर दिया जाता है, और उसको एलिजारोब विधि कहते हैं। अगला कंकाल तंत्र के बारे में बात करें। कंकाल तंत्र यहाँ पे अपन बात करें तो कंकाल तंत्र मुख्यतः दो टाइप में बटा होता है। एक अवस्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। स्थिति के आधार पर आगे पढ़ेंगे अपन अच्छी कंकाल तंत्र और उपास्थि कंकाल तंत्र। ठीक है, उपांगी कंकाल तंत्र। अवस्थिति के बारे में बात करें तो अवस्थिति आधार बाह्य कंकाल तंत्र आता है, एक अंतः कंकाल तंत्र आता है। बाह्य कंकाल में मानव के जो बाल होते हैं, नाखून होते हैं, जो बाघ के पंजे होते हैं, गाय के सिर और सींग वगैरह होते हैं, पक्षियों के पंख वगैरह होते हैं, मछलियों के सल्क वगैरह होते हैं, ये सब किस में आते हैं? बाह्य कंकाल में आते हैं। अंतः कंकाल में अस्थि आती हैं और उपास्थि आती हैं। अस्थि मतलब बोन, हड्डियां जिनके बारे में, वही अस्थि रहती है, वो किसी ऊसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। जो उपास्थि होते हैं कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, यानी कॉर्डिन प्रोटीन होता है, उससे मिलकर बनी होती है। देखो, उपास्थि कार्टिलेज किससे मिलकर बना होता है? कॉर्डिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अस्थि किससे? ऊसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये तो अपने अवस्थिति के आधार पर बात कर ली। अवस्थिति के आधार पर बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल में मानव वगैरह, इसके नाखून वगैरह, बाघ के पंजे आ जाएंगे, गाय के खुर सींग हो जाएंगे, पक्षियों के पंख आ जाएंगे और मछलियों के सल्क आ जाएंगे। ठीक है, अंतः कंकाल में अस्थि और उपास्थि। अस्थि में क्या ऊसिन प्रोटीन होता है, उपास्थि में क्या कोडिन प्रोटीन होता है। स्थिति की अगर बात करें तो अपन अच्छी कंकाल होता है, एक उपांगी कंकाल होता है। अच्छी कंकाल में जो शरीर का ऊपर का धड़ होता है, ठीक है, पसलियों से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, उसको अच्छी कंकाल में होते हैं। ये अपन को सुरक्षा, ऐसे नाजुक अंग हो गए अपने, जो अपन आगे देखेंगे, जो पसलियां होती हैं, एक पिंजरानुमा आकार बनाती हैं, और जो ऊपर जो मस्तिष्क रहता है, ठीक है, खोपड़ी वगैरह रहती है, इसमें अपना पूरा मस्तिष्क कवर होकर रखता है। तो जो नाजुक अंग रहते हैं उनको सुरक्षा यही प्रदान करते हैं, तो इसलिए सुरक्षा हेतु इनका उपयोग किया जाता है। ये नंबर में 80 होती हैं। दूसरा, उपांगी के बारे में बात करें, चलने फिरने में से हाथों की और पैरों की जो हड्डियाँ रहती हैं, है ना, तो और मेखला वगैरह, इनको मिलाकर के 126 हड्डियाँ होती हैं। तो उपांगी कंकाल तंत्र के बारे में बात की जाती है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे सॉरी, ये वाला करना नहीं,
अच्छे कंकाल तंत्र के बारे में बात करें, देखो अच्छी कंकाल तंत्र में खोपड़ी आती है, पसली आती है, मेरुदंड आता है और उरुस्थि आती है। ठीक है, देखो खोपड़ी में 29 हड्डियां होती हैं, पसली में बात करें तो अपन 24 हड्डियां रहती हैं, और मेरुदंड या कसुर के दंड में कितनी 24 हड्डियां होती हैं, 26, और उरुस्थि स्टर्नम होता है उसमें 1 हड्डी रहती है। टोटल मिला के देखें तो 80 हड्डियां होती हैं अच्छी कंकाल तंत्र में। कौन कौन सी मिल गई? खोपड़ी, पसलियां, मेरुदंड या कसुर के दंड बोल सकते हैं, उरुस्थि होती है। टोटल मिलाकर के 80 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में कितनी होती है? 29 हड्डियां होती हैं। कैसे होती हैं? तो कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। कपाल के बाद में अपना होता है, क्या होता है? चेहरा होता है। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। कान में 6 हड्डियां हो जाती हैं, और हर्ड होती है, जबड़े की हड्डियां बोलते हैं इसको, इसमें 1 हड्डी होती है। तो टोटल मिला के 29 हड्डियां होती हैं। तो यहाँ पर जो अस्थियां क्या होती हैं, हड्डियों के बारे में बात करें तो क्या होती हैं? कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होती हैं। ठीक है, CA3PO4 है ना, CA3 यानी कैल्शियम हो या CA3 और फास्फेट PO4, तो कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी है। सबसे ज़्यादा जो तत्व होता है कैल्शियम होता है, 99% कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरेट से मिलकर बने। जब ये जल जाता है, शरीर जल जाता है, जो हड्डियां जल जाती हैं, राख बनती है। राख में यदि पानी मिलाते हैं, इसका उपयोग खेती में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। अस्थियों का मैं डेफिनेशन आया तो कैल्शियम फास्फोरेट से निर्मित होती है। सर्वाधिक पाने वाला तत्व कौन सा? कैल्शियम होता है। देखो यहाँ पे अपन ने चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक ऑक्सीपिटल अस्थि अपन आगे जाके देखेंगे। ऑक्सीपिटल हड्डी होती है, इसके पीछे एक छिद्र मौजूद होता है जिसमें फेरामन मैग्नम होता है, जिसको वो कहा जाता है। ऑक्सीपिटल हड्डी होगी, उसके पीछे एक छिद्र मौजूद होता है जिसको फेरामन मैग्नम कहते हैं, जिसके माध्यम से मेरुदंड होता है, उसमें मेरुरज्जु निकल करके होकर गुजरती है। देखो खोपड़ी के बारे में स्टार्टिंग करते हैं, स्कल्स के बारे में। स्कल्स के बारे में अभी देखा था अपन ने, 29 हड्डियाँ होती हैं इसका। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अपन यहाँ पे। तो कैसे हो रहा होता है? टोटल 8, 9 खोपड़ी में। सबसे पहले अपन कपाल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी? फ्रंटल, पैराटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और स्फिनॉइड और एथेमॉइड। ठीक है, फ्रंटल मतलब सामने, इसमें 2 हड्डियां होती हैं, पैराटल और कौन सी? टेम्पोरल, ये 2 होती हैं। तो फ्रंटल और इसके बाद में जो 4 हड्डियां होती हैं वो सिंगल होती हैं। पैराटल और टेम्पोरल 2 होती हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, एथेमॉइड और स्फिनॉइड, ये एक होती हैं। जो ऑक्सीपिटल के बारे में भी देखा था, ऑक्सीपिटल के पीछे एक हड्डी होती है, उसमें एक छिद्र पाया जाता है। ठीक है, और छिद्र को फेरामन मैग्नम कहते हैं। इसमें से होकर के जो मेरुदंड का मेरुरज्जु होता है वो होकर के गुजरता है, यहाँ से होकर के। एथेमॉइड के बारे में आता है, इसको अश्वग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, स्फिनॉइड होती है, इस अपन ने देखा था पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि में क्या होती है? सेला टस्का में पाई जाती है। अपन इसकी लोकेशन देखी, पीयूष ग्रंथि की लोकेशन क्या होती है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में सेला टस्का नाम की जगह होती है वहाँ पे, और सेला टस्का का स्फिनॉइड में पाई जाती है। अपन ने देखो कपाल की हड्डियों को देखा, फ्रंटल, पैराटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड और एथेमॉइड। ठीक है, अब चेहरे की हड्डियों के बारे में देखो। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। 14 हड्डियों में देखें अपन, देखो नेसल होगी है, अपने नकुआ 2 होती हैं। लेक्रामल 2 आंखें होती हैं, तो दोनों आंखें पीछे अश्रु ग्रंथि होंगी, तो लेक्रामल 2 हो जाएंगी। ठीक है, अब जाइगोमैटिक बच्चों में 2 होती हैं, और मैग्जिला होती है, अपनी मूछ होती है ना, मूछ दोनों साइड में अलग अलग होती हैं। अपन दोनों हाथों एक अंगूठा से एक उंगली से फिरते हैं, तो मैग्जिला में 2 मूछों मतलब मूछ 2 होती हैं दोनों साइड में, लेफ्ट राइट में मूछ होती है ना, तो सिंपल से मैग्जिला भी 2 हो जाएगी। देखो मैग्जिला भी 2 हो जाती है, नेजल भी 2 हो जाती है, और जाइगोमैटिक भी 2 हो जाती हैं, और लेक्रामल आंसुग्रंथियां भी 2 हो जाती हैं। अब बचती है देखो नाक के बीचों बीच में रहेगी, नाक के बीच में, नेजल के बीचों बीच में। तो यहाँ पर एक ही हड्डी रहती है, बॉमर कहते हैं इसको। एक मैंडिबल होती है, जो कि ऐसी हड्डी होती है, एकमात्र चलायमान अस्थि होती है। चेहरे की एकमात्र चलायमान हड्डी मैंडिबल होती है। इसका नाम डेंट्री भी कहते हैं अपन। और मैं बोल सकता हूँ उसको शरीर की या खोपड़ी की सबसे मजबूत हड्डी बोलते हैं इसको। ठीक है, खोपड़ी में शरीर में, तो खोपड़ी में तो ऑब्वियसली हो जाएगी वो। तो चेहरे की हड्डियों के बारे में देखा अपन ने, 14 हड्डियां कैसे हो जाएंगी? नेजल हो जाएगी, लैक्रामल, बॉमर और जाइगोमैटिक, मैग्जिला और मैंडिबल। देखो मैग्जिला और मैंडिबल एक ही नाम से हो रहा है, मैग्जिला और मैंडिबल ऐसे याद हो जाएगी। नेजल अपने नाक में पा रही है, और लैक्रामल अश्रुग्रंथि हो रही है। ठीक है, बॉमर नाक के बीच में पाई जा रही है, तो तीनों ऐसी हो जाती है, नेजल, लैक्रामल और बॉमर। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैग्जिला और मैंडिबल। एक होती है जाइगोमैटिक बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, अपन देखें एक कठोर जो रहती है, सबसे कठोर भाग रहता है अपना एनामल होता है, जो कि दांतों को होता है। और सबसे कठोर जो मजबूत हड्डी होती है, मजबूत के बारे में बात करें तो कौन सी होती है? मजबूत हड्डी ये होती है, कौन सी? मैंडिबल होती है। ठीक है, और चलायमान भी होती है। कर्ण अस्थियों के बारे में बात करें अपन, कर्ण अस्थियों के बारे में, कान की हड्डियों के बारे में, तो कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेपिज होती है। मेलियस, इनकस और स्टेपिज होती है। मेलियस का जो आकार होता है सड़ासी के जैसा होता है, इनकस का आकार हथौड़े के जैसा होता है, स्टेपिज का आकार स्टव जैसे कुचलने जैसे पदार्थ के जैसा होता है। वो शरीर की ऐसी हड्डी होती है जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है। ठीक है, देखो कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती हैं, MIS, मेलियस, इनकस, स्टेपिज।
एक बार दोबारा देखें चीज़ों के बारे में। कपाल में 8 हड्डियाँ पाती हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्टेमोइड, स्पिनोइड और स्थेमोइड, ठीक है। और चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? नेजल, नेक्राइबल, वोमर, जाइगोमेटिक, मैंडिबल और मैक्जाइबल, मैक्जिला और मैंडिबल, ठीक है। और कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 3 मल्टीप्लाई 2 करते हैं 6 हड्डियाँ हो जाती हैं टोटल, मेलियस और मेनिकस, इनकस सॉरी और स्टेपिज। देखो हॉइड के बारे में बात करें, एक और हॉइड बचती है। हॉइड शरीर की एकमात्र स्वतंत्र अस्थि होती है, बोलने में सहायता करती है। जब फांसी देते ना तो यहाँ पे ऐसे जो कंठ टाइप का निकला रहता है, ठीक है, फांसी देते समय हड्डियाँ ये टूट जाती है, अंदर घुस जाती है श्वास नलिका में, तो सांस को रोक देती है वो। तो शरीर की एकमात्र स्वतंत्र अस्थि होती है, बोलने में सहायता करती है, फांसी देते वक्त हॉइड ही टूट जाती है। आगे पसलियों के बारे में, रिब्स के बारे में देखते हैं अपन। देखो ऐसे जो हड्डी रहती है अपनी, जो रिब्स रहती है, रिब्स में आगे की तरफ अपन देखते हैं तो स्टर्नम होती है, स्टर्नम हड्डी होती है, ठीक है। और जो पीछे की तरफ जो पीठ के पीछे होता है उसमें वहाँ पे क्या होती है, ये जो मेरुदंड होती है, ठीक है। मेरुदंड से ये जो रहती है आपस ये जाकर के इससे ऐसे टच होती हैं स्टर्नम से। तो जो पहले जो 7 जुड़ी रहती हैं, 1 से 7 तक रहती हैं, वो डायरेक्टली इससे जुड़ी होती हैं, किसे? स्टर्नम से, ठीक है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? ऐसी पसलियां जो वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं, उनको अपन वास्तविक पसलियां कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, 7 जोड़ी में होती है और संख्या में 14 होती हैं। तो वास्तविक पसलियां क्या होती हैं? वे पसलियां जो कि वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं, उसको वास्तविक पसलियां कहते हैं। संख्या में 7 जोड़ी, अर्थात 7 जोड़ी और 14 पसलियां कहते हैं उसको, 1 से 7। और 8, 9, 10 होती हैं, उनको कूट पसलियां, अवास्तविक पसलियां कहते हैं। क्योंकि पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, लेकिन आगे जाकर के वो डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती हैं। वो क्या होती हैं? एक उपास्थि के माध्यम से, एक बात करें उपास्थि को क्या कहते हैं अपन, उपास्थि से जुड़ी होती हैं, ठीक है, उपास्थि से जुड़ी होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम और उपास्थि के माध्यम से स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, पर स्टर्नम से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी होती हैं। वो पहले क्या होती हैं? एक उपास्थि से जुड़ी होती है, फिर उसके बाद में स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। और 11-12 नंबर की पसलियाँ होती हैं, प्लावित पसलियाँ या तैरती हुई पसलियाँ कहते हैं। ये क्या होता है? पीछे से जो वर्टिब्रल से जुड़ी होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, और आगे जाकर के वैसे सिंपल से क्या रहती हैं? आज़ाद रहती हैं, यानी किसी से नहीं जुड़ी होती हैं, ठीक है। इसलिए इनको तैरती हुई पसलियाँ कहते हैं। देखो क्या बोला अपन ने, जो पसलियों के बारे में बात करें, पसलियां 12 जोड़ी पसली होती है मुख्यतः। तो 1 से 7 तक जो पसलियां रहती हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम से पीछे जुड़ी होती हैं, आगे जाकर स्टर्नम से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं, इसलिए वास्तविक पसलियां कहते हैं इनको। और जो आगे जो दूसरे नंबर की पसलियां, 8, 9, 10 नंबर की पसलियां कूट पसलियां कहते हैं, अवास्तविक पसलियां कहते हैं, इसको झूठी पसलियां कहते हैं। वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं और आगे जाकर स्टर्नम से प्रत्यक्ष रूप से न जुड़ती हुई उपास्थि के माध्यम से जुड़ती हैं, ठीक है, कार्टिलेज के माध्यम से जुड़ती है। और 11-12 नंबर की पसलियां होती हैं, प्लावित पसलियां कहते हैं, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं, लेकिन आगे जाकर के वो ऐसे इस टाइप से ये दिखती हैं, ठीक है, तैरती हुई दिखती हैं। और कभी कभी क्या रहता है, जो 13वें नंबर का जो जुड़ा रहता है, जापानी जो गोरिल्ला पसली कहते हैं इसको, सुमा पहलवान होते हैं जापान के, उनमें पाई जाती है, ठीक है, मुख्यतः इनमें। और इनका जो आकार होता है पिंजरे के जैसे होता है। कि इनका पिंजरियों का आकार कैसा होता है? पिंजरे नुमा आकार होता है इनका, ठीक है। अगला हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? वर्टिब्रल कॉलम, अभी जो देखा था अपन ने, जिससे हड्डियां पीछे की तरफ जुड़ रही होती हैं। तो इनके बारे में देखिए, क्वेश्चन भी यहाँ पर बना देते हैं हमारे सर कि मेरुदंड की विभिन्न उप अस्थियों के बारे में बताइए और इसका मेरुदंड सूत्र भी लिखिए। देखो मेरुदंड की जो अस्थियां हैं उनके प्रकार के बारे में बात करें तो इसका जो आकार होता है अंग्रेजी के एस अक्षर के जैसा होता है। देखो ये यहाँ पे जो बन रहा है ना, इस टाइप से जा रहा है। और एस भी अपना कैसा होता है? एस अपना कैसा होता है? ऐसा होता है एस भी, ठीक है, वो प्रॉपर शेप हो गया, लेकिन एक अंदाजे वाला शेप रहता है किसका? एस का। तो यहाँ पे अपन बात करें किसके? मेरुदंड के अस्थियों के प्रकार। तो जिसका इसका आकार एस के आकार के अंग्रेजी के एस अक्षर के समान होता है। और मेरुदंड की अस्थियों को कशेरुकु कहते हैं, कशेरुकु कहते हैं। इसमें जो कितनी 7 हड्डियां पाई जाती हैं, जो सबसे ऊपर में जो हड्डी रहती है उसको क्या कहते हैं अपन? सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री, ठीक है, ये गर्दन में पाई जाती हैं। और दूसरे नंबर पर होती है थोरैसिक वर्टिब्री। ये कितनी होती है? 12 होती हैं, ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्री होती हैं। फिर उसके बाद में 5 हड्डियां रहती हैं, लंबर वर्टिब्री होती हैं। इसके बाद में सेक्रम वर्टिब्री होती हैं, ठीक है, सेक्रम वर्टिब्री होती हैं। और कितनी हो गई अपनी? सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, 7 हो जाती हैं। और थोरैसिक वर्टिब्री होती हैं, वो 12 होती हैं। और लंबर वर्टिब्री होती हैं, 5 होती हैं। कितनी हो गई? 12, 7, 19, 19, 5 कितनी हो गई मेरी?
19×5 = 24 हो जाती हैं, और 24 के बाद 5 हड्डियां और होती हैं। ये सैक्रम वर्टिब्री में 5 हड्डियां होती हैं। लेकिन ये देखो यहाँ पे पढ़ते हैं अपन कुछ चीज़ें। क्या पढ़ा अपन ने, इसका जो आकार होता है एस के आकार जैसा होता है। मेरुदंड की अस्थियों को कशेरुक कहते हैं। जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है संख्या में 7 होती हैं, ठीक है। इसमें जो एटलस एक हड्डी रहती है और एक एक्सेस हड्डी रहती है। इसमें C1 और C2 रहती हैं। जो एटलस के द्वारा खोपड़ी का बाहर वहन किया था। अपन जो साइकिल बचपन में चलाते एटलस नाम की, ऐसे ये झुका रहता था व्यक्ति और सारा बाहर वहन कर रहा होता था। तो एटलस के द्वारा खोपड़ी का बाहर वहन किया जाता है। और इसको अपन ऐसे हाँ बोलते हैं तो हमेशा ऐसे ऊपर ऐसे करते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे करते हैं। तो इसको एटलस हड्डी को अपन क्या बोलते हैं, यस बोन या फिर हाँ अस्थि भी कहते हैं। तो एक्सेस होते हैं, एक्सेस को अपन नो बोन भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे मना करते हैं तो अपन लेफ्ट राइट में अपनी गर्दन को करते हैं, तो एक्सिस बोन के माध्यम से किया जाता है। तो एक्सिस बोन को नो बोन कहते हैं, एटलस को यस बोन कहते हैं। ये खोपड़ी का बाहर वहन किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्री। थोरेसिक के बारे में बात करें तो ये 12 अस्थियां होती हैं और पसलियों का पिंजरा बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्यों, थोरेसिक वर्टिब्री की, ठीक है। जो पसलियां जो कनेक्ट होती हैं थोरेसिक वर्टिब्री से मुख्य तरह मैं बात करता हूँ। वैसे तो अपन बात करें वर्टिब्री कॉलम से जुड़ी होती हैं, लेकिन और मुख्य रूप से बात करें थोरेसिक वर्टिब्री से ये कनेक्टेड होती हैं। और लंबर वर्टिब्री के बारे में बात करें, इनकी संख्या 5 होती है, ठीक है। वर्टिब्री में शल्य चिकित्सा जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उस टाइम पर शून्य करना बॉडी को, ऐसे जब बच्चा वगैरह पैदा होता है, डिलीवरी वगैरह करना होता है, तो मुख्य तौर पर वर्टिब्री में जो लंबर वर्टिब्री वहीं पे इंजेक्शन लगाया था शून्य करने का, तो होश नहीं रहता किसी टाइप का। तो इस वर्टिब्री में विभिन्न रोगों का परीक्षण करना होता है। उस टाइम पे स्पाइनल टैप के माध्यम से तरल पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। मतलब टेस्टिंग करने के लिए भी यहाँ से तरल पदार्थ को स्पाइनल टैप के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, ठीक है, रोगों का परीक्षण करने की। अब आता है सैक्रम वर्टिब्री। तो छोटे बच्चों में इनकी संख्या भी कितनी होती है, 5 होती है। लेकिन जब बड़ा हो जाते हैं ना, वयस्क हो जाते हैं, उस टाइम में जो 5 हड्डियां आपस में मिलकर के संघनित होकर के एक हड्डी हो जाती है, ठीक है, सैक्रम वर्टिब्री। अगर यदि कॉकस वर्टिब्री, इसको टेलबोन भी कहते हैं, पुच्छ या हिंदी बोलते हैं पुच्छ अस्थि भी कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है, लेकिन बड़े होते होते ये संख्या कितनी 1 हो जाती है। तो इस हिसाब से टोटल हड्डियां होती हैं बच्चों में तो 33 होती हैं। वर्टिब्री में कितनी हड्डियां, 33 होती है। लेकिन बात करें यहाँ पे 4, 5, 9 से मिलाकर 2 हड्डियां बन जाती हैं, ठीक है। तो ऊपर देखिए सबसे पहले थोरेसिक वर्टिब्री में देखो सबसे पहले सर्वाइकल बोन होती है। सर्वाइकल वर्टिब्री में मुख्यतः अपन 2 पढ़ लेते हैं, एटलस और एक्सिस। एटलस को यस बोन कहते हैं, एक्सिस को नो बोन कहते हैं। थोरेसिक वर्टिब्री इसमें 12 अस्थियां पाई जाती हैं और पसलियों का जो पिंजरा बनाने में इसको बहुत बड़ी भूमिका होती है, सहायता होती है। लंबर वर्टिब्री इसकी संख्या 5 होती है। वर्टिब्री में जब शल्य चिकित्सा करते हैं, शरीर को शून्य करते हैं, उस टाइम पर लंबर वर्टिब्री में इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। और वर्टिब्री में विभिन्न प्रकार के रोगों का परीक्षण करना है, तो उसमें से स्पाइनल टैप के माध्यम से तरल पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। सैक्रम वर्टिब्री इन छोटे बच्चों में इनकी संख्या 5 होती है, ठीक है। और वयस्क को जब हो जाता है तो 5 मिलाकर के संघनित होकर के 1 बन जाती है। और कॉकस वर्टिब्री के बारे में बात करें तो टेलबोन या पुच्छ अस्थि भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है बच्चों में, लेकिन जब वयस्क होते हैं तो संघनित होकर ये भी 1 हो जाती है। इस टाइप से टोटल बोल सकते हैं बच्चों में 33 और वयस्कों में 26 हड्डियां थी। इसका इस टाइप से सूत्र बनता है क्या, बच्चों में तो देखो सर्वाइकल बोन 7 हो जाती है। थोरेसिक लंबर होता है। थोरेसिक वर्टिब्री के बारे में बात करें, थोरेसिक वर्टिब्री कितनी होती है, 12 हो जाती है, ठीक है। थोरेसिक के बारे में देखा था लंबर वर्टिब्री L5 हो जाती है। फिर सैक्रम वर्टिब्री S5 हो जाती है। और कॉकस वर्टिब्री होती है वो 4 हो जाती है, ठीक है। देखो सर्वाइकल वर्टिब्री कितनी 7 हो जाती है, थोरेसिक 12 होती है, ठीक है। लंबर वर्टिब्री कितनी 5 हो जाती है, और सैक्रम वर्टिब्री 5 हो जाती है, और कॉकस वर्टिब्री 4 होती है। लेकिन पर बात करें वयस्क, जब अपन बड़े हो जाते हैं तब देखो सर्वाइकल 7 ही रहेंगी, थोरेसिक भी 12 रहेंगी, और लंबर वर्टिब्री भी 5 रहेंगी। लेकिन जो सैक्रम होती है और कॉकस होती है वो मिलकर के सैक्रम 5 में से 1 बना लेती है और कॉकस भी 5 में से 1 बना लेती है। तो इस टाइप से कितना हो जाती है, 12, 7, 19, 20, 21 और 5, 26 टोटल हड्डियाँ होती हैं वयस्कों में, है ना, 26 हड्डियाँ होती हैं। स्टर्नम के बारे में बात करें, स्टर्नम देखो इसकी संख्या 1 ही होती है स्टर्नम की। तो वास्तविक पसलियों के निर्माण में यही सहायता करती हैं। जो वास्तविक पसलियाँ हैं, ऐसे पीछे से वर्टिब्री अभी देखा था, ऐसे ये क्या हो गई, स्टर्नम होगी आगे, और पीछे यहाँ पे इसको बनाते हैं, इससे अलग कलर होते, ये होगी वर्टिब्री, ठीक है। वर्टिब्री भी लंबर थोरेसिक वर्टिब्री वो मुख्यतः यहाँ पे देखा अपन ने, थोरेसिक वर्टिब्री ना, कौन सी, ये थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्री मुख्य तौर पे, वैसे तो पूरी वर्टिब्री क्यों, लेकिन थोरेसिक वर्टिब्री बात कर रहे हैं यहाँ पे। थोरेसिक वर्टिब्री यहाँ से आकर के इस सारी हड्डियाँ थोरेसिक वर्टिब्री से जुड़ी होती हैं। तो लेकिन जो मुख्य तौर पर मैं बात करता हूँ कौन सी वाली, स्टर्नम से जुड़ी होती है। 1 से लगाकर 7 तक जो हड्डियां होती हैं वास्तविक पसलियों का निर्माण करने में स्टर्नम हड्डियां जुड़ी होती हैं।
लेकिन अवास्तविक पसलियाँ होती हैं जो कि 8 9 10, 8 हो गई, 9 हो गई और 10, ठीक है। ये जो हड्डी रहती हैं एक उपास्थि से जुड़ी होती हैं, पहले उपास्थि से जुड़ी होती हैं और फिर उसके बाद में ये जाकर के स्टर्नम से जुड़ी जाती हैं, ठीक है। ये स्टर्नम से जुड़ जाती हैं एक साथ में, और फिर आखिरी में 11 12 नंबर की हड्डियां होती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, अपन उनको कहते हैं तैरती हुई हंसलियाँ, ठीक है। तो प्लावित हंसलियाँ, तो ये ऐसे दिखती हैं, ठीक है, ऐसे दिखती हैं, ठीक है, इस टाइप से दिख जाती हैं। तो एक बार दोबारा देखते हैं अपन इन चीज़ों के बारे में, थोड़ा सा और से रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से अपन ने स्टार्टिंग से देखा था अच्छी कंकाल तंत्र के बारे में। अच्छी कंकाल तंत्र में टोटल कितनी होती है, हड्डियाँ होती हैं, 80 हड्डियाँ होती हैं। खोपड़ी में 29 होती हैं, पसलियों में 24 होती हैं, और मेरुदंड या कसूरकी में कितनी होती है, 26 होती हैं, उपास्थि में 1 होती है। तो सबसे पहले किसके बारे में, अस्थियों के बारे में देखा, डेफिनेशन कॉक, ये कैल्शियम फास्फेट से निर्मित होती है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीपिटल अस्थि के पीछे एक छिद्र मौजूद होता है, उसको पैरामन मैग्नम कहते हैं, और जिसके माध्यम से मेरुदंडी में से मेरुरज्जु बाहर निकलता है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, टोटल 29 होती हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन कपाल के बारे में। कपाल में 8 हड्डियां होती हैं, फ्रंटल, पैराटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और एथेमोइड और स्फिनोइड, ठीक है। फ्रंटल, पैराटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथेमोइड और स्फिनोइड। इसमें से जो पैराटल और टेम्पोरल होती हैं वो 2 होती हैं, और फ्रंटल और टेम्पोरल 2 होती हैं, और सॉरी पैराटल और टेम्पोरल यानी पीटी 2 होती हैं। इसके बाद में और जो फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, एथेमोइड और जो फेस होता है ना, एफ फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, ठीक है, फोस, अपन मैं फोस नहीं बोलना चाहता हूँ, अब फेस की स्पेलिंग तो FAC हो, तो मैं बोल रहा हूँ फोस, ठीक है, FOSE, ठीक है। तो एफ से देखो, एक मिनट थोड़ा गलत हो गया ये, क्या होता है, FO फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और स्फिनोइड और कॉल एथेमोइड, ठीक है। फोस क्या बोल रहे हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और स्फिनोइड और एथेमोइड, ये सिंगल होती है। और पीटी के बारे में बात करें, अपन पीटी करते हैं सुबह सुबह, ठीक है, तो पैराटल और टेम्पोरल ये 2 होती हैं। तो इस टाइप से कितनी 4 हो गई, ये 4 हो गई, 8 हो जाती हैं। कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं। फोस 4 होती हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनोइड और एथेमोइड, और पैराटल और टेम्पोरल ये 2 होती हैं। ऑक्सीपिटल उसको फोरामेन मैग्नम भी कहते हैं। इसमें फोरामेन मैग्नम छिद्र पाया जाता है, यहाँ से होकर के जो मेरुदंडी होती है ना, उसमें से मेरुरज्जु होकर गुजरती है। और एथेमोइड होती है, एथेमोइड इसमें क्या होती है, अश्रु ग्रंथि होती है। स्फिनोइड में सेला टक्सिका के भाग में पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। चेहरे की हड्डियाँ 14 होती हैं, नेजल, लैक्राइमल, ठीक है, और जोगमेटिक और मैक्सिला ये 2 होती हैं, और बॉमर और मैंडिबल ये 1 होती हैं। इस टाइप से 14 हड्डियाँ हो जाती हैं। कर्ण में 6 हड्डियाँ होती हैं, 3 के जोड़े में, यानी मेलियस, इनकस और स्टेपीज। हॉइड के बारे में देखा ही था, स्वतंत्र अस्थि होती है, बोलने में सहायता करती है। अगला पसलियों के बारे में देखा था अपन ने, विभिन्न प्रकार की पसलियाँ होती हैं, जो कि आगे तो स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, पीछे किससे जुड़ी होती हैं, मेरुदंड से जुड़ी होती है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है। वर्टिब्रल में अपन देखा था लंबा थोरेसिक वर्टिब्री से, ठीक है। तो यहाँ पर जो देखा था 7 जोड़ियाँ पसलियाँ होती हैं, वास्तविक पसलियाँ कहते हैं। और 8 9 10 नंबर को अपन क्या कहते हैं, कूट पसलियाँ कहते हैं। 11 12 को प्लावित पट्टियाँ कहते हैं, ठीक है। अगला हम बात करें यहाँ पे मेरुदंड के में, इसका आकार एस के जैसा होता है। मेरुदंड की अस्थियों को कसूरुकी कहते हैं, कसूरुक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिब्री, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम और कॉकेस, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्री है, उनकी संख्या 7 होती है। इसमें 2 हड्डियों को याद रखते हैं अपन, एटलस और एक्सस। एटलस के बारे में लिखा जाता तो क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्री का भाग होता है, सर्टम मतलब सर्वाइकल वर्टिब्री का ही भाग है। इसमें एटलस को खोपड़ी का वहन किया जाता है, इसको यस बोन भी कहते हैं। एक्सेस होती है, इसको नो बोन भी कहते हैं। थोरेसिक वर्टिब्री 12 अस्थियाँ होती हैं और पिंजरे बनाने में सहायता करती हैं। लंबर वर्टिब्री ये 5 होती हैं। वर्टिब्री में जो ऑपरेशन करते हैं उसके बाद शून्य करने तो इंजेक्शन यहीं पे दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों को परीक्षण करना होता है तो स्पाइनल टैप के माध्यम से यहाँ से तरल पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। लंबर वर्टिब्री। सैक्रम वर्टिब्री छोटे बच्चों में उनकी संख्या 5 होती है, और जब बड़े होते हैं तो आपस में मिलकर संघनित होकर के 1 हो जाती है। कॉकेस वर्टिब्री टेलबोन है, पुच्छबोन भी कहते हैं, ये भी 4 होती है, लेकिन बड़े होते हैं तब 1 बन जाती है। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या बन जाता है इनका, बच्चों में जो सी सबसे पहले क्या होती है, सर्वाइकल होती है, उसके बाद थोरेसिक होती है, लंबर होती है, ठीक है, सैक्रम होती है, फिर कॉकिस होती है, कॉकिक्स, ठीक है।
तो कॉकस को सीयू से डरवाते हैं, सर्वाइकल को सी से दर्शा देते हैं। तो सर्वाइकल में 7 होती हैं, थोरेसिक में 12 होती हैं, और लंबर में 5 होती हैं, और जो सैक्रम होती हैं उसमें 5 होती हैं, और कॉकस में कितनी होती है, 4 हो जाती हैं। ये दोनों जब बड़े होते हैं तो एक एक बन जाती है, इस टाइप से 26 हो जाती हैं टोटल हड्डियाँ, और यहाँ पे 33 होती हैं हड्डियाँ। ठीक है, यहाँ पे कितनी 26 हो जाती है, यहाँ पे 33 होती हैं। अगला हम बात करते हैं स्टर्नम के बारे में। ये भी संख्या में 1 होती है, वास्तविक पसलियों के निर्माण में सहायता करती हैं, और जिफॉइड उपस्थिति से निर्मित होती है। किससे? जिफॉइड उपस्थिति है, जिफॉइड उपास्थि से निर्मित होती है, इंपॉर्टेंट है। इसको ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। अगला नाम क्या है? अगला नाम अन्य नाम क्या है इसका? ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। इस अस्थि के पीछे थाइमस ग्रंथि मौजूद है। अपन देखा थाइमस ग्रंथि के बारे में देखा था अपन ने, ठीक है। ये थाइमस ग्रंथि जब बड़े बड़े होते जाते हैं तो ये छोटी होती जाती है, ठीक है। इसको एजिंग ग्रंथि भी कहते हैं ना, एजिंग क्लॉक। तो अपन देखा था स्टर्नम के बारे में संख्या 1 होती है, वास्तविक प्लस पसलियों के निर्माण में सहायता करती है, जिफॉइड उपास्थि से निर्मित होती है, ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं इसको। उपास्थि के पीछे थाइमस ग्रंथि मौजूद होती है। अगला उपांगी कंकाल तंत्र के बारे में बात करें तो उपांगी कंकाल तंत्र में अपन देखेंगे हाथ की हड्डियां के बारे में देखेंगे, अंश मेखला देखेंगे, और पैरों की हस्ती देखेंगे, और श्रोणी मेखला देखेंगे। श्रोणी मेखला मतलब जो पैर वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, जो अपने कूल्हे वगैरह जो कनेक्ट होते हैं, श्रोणी मेखला होता है वहाँ पे। पैर की हस्तियाँ देखो, यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 हो जाता है चीज़ में। हाथों की हड्डियाँ, हाथ कितने होते हैं अपने? एक हाथ में 30 होती हैं, दोनों में 60 हो जाएंगे। इसको अपन अग्रपद भी कहते हैं हाथों को, ठीक है। किसी जमाने में अपन चारों हाथ पैरों से चलते थे ना, तो इसको अग्रपद भी कहते हैं। अंश मेखला जो उसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरियल ग्रिडल भी कहते हैं, 4 होती हैं। पैर भी अपने 30, एक पीस में 30 होती है, दोनों में 60 हो जाएंगी। श्रोणी मेखला ये भी 2 हो जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हाथ की हड्डियों के बारे में बात करें, या अग्रपद के बारे में बात करें। देखो ह्यूमरस होती है सबसे यहाँ पर, जो अपनी कोहनी से ऊपर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे ह्यूमरस पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हाथ अपनी जो एल्बो रहती है, जो अपनी एल्बो से लगा कर, कोहनी से लगा करके कहाँ तक, अपने पहुँचे तक, वहाँ तक 2 हड्डियाँ होती हैं, कौन? रेडियल और अल्ना। असे याद रखना है, असे उंगलियां, अल्ना मतलब उंगलियां, असे उंगलियां। जो उंगलियों की तरफ कनेक्ट होता है, उंगलियों की तरफ अल्ना होती है, और जो अंगूठे से कनेक्ट होता है उधर में रेडियस होती है, रेडियस और अल्ना। फिर उसके बाद में कार्पल्स होती है, जहाँ पर अपनी कलाई होती है वहाँ पर कार्पल्स 8 अस्थियाँ होती हैं। फिर उसके जो बीच वाला जो हथेली वाला पोर्शन होता है वहाँ पे कितनी होती हैं? ये मेटाकार्पल्स पाई जाती हैं, और जो अपनी उंगलियां होती हैं वहाँ पे 14 फेलेंजेस कहते हैं इसको। देखो कौन सी ह्यूमरस होगी, रेडियस अपनी अंगूठी की तरफ होती है, उंगलियों की तरफ अल्ना हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर कलाई होती है, कार्पल्स होती है, कार्पल से आगे मेटाकार्पल पाई जाती हैं, और पर उंगलियों में फेलेंजेस पाई जाती हैं। दोबारा से याद करने पर तो सबसे पहले कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है ना। और अपने उंगलियों तरफ अल्ना होती है, और अंगूठे तरफ रेडियस होती है, फिर कार्पल्स होती है, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस हो जाती हैं। देखो ह्यूमरस 1 होती है, रेडियस अल्ना मिलकर के ये 3 मिल जाती हैं, कार्पल्स 8 होती हैं, मेटाकार्पल्स 5 होती हैं। तो कितनी हो गई? 8 5 13, और 13 3 16, ठीक है। और 16 के बाद में ये 14 ये हो जाती हैं, फेलेंजेस में 14 हो जाते हैं, 30 हड्डियाँ टोटल हो जाती हैं। एक हाथ में 30 हो गई तो दूसरे में भी 30 हो जाती हैं, तो 60 हो जाती हैं। फिर अंश मेखला, पेक्टोरियल ग्रिडल के बारे में बात करें अपन, तो इसको अपन स्केपुला और क्लेविकल, यहाँ पे 2 हड्डियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं। कौन सी? स्केपुला और क्लेविकल। क्लेविकल को अपने बीटी बोन कहते हैं, ठीक है, कॉलर बोन भी कहते हैं इसको। सबसे कमजोर अस्थि होती है, सबसे कमजोर अस्थि कौन सी होती है? अभी अपन ने सबसे मजबूत अस्थि दिखा था, सबसे मजबूत अस्थि कौन सी दिखी थी? जो ये जो रहती है ना जबड़े वाली, मैंडिबुलर ना, मैक्सिला और मैंडिबुलर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कमजोर कौन सी होती है? क्लेविकल को बोलते हैं, ठीक है। और 1-2 अंश मेखला में यहाँ पर देखा ना, अंश मेखला 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। स्केपुला और क्लेविकल ये भी 2-2 हो जाती हैं, तो 4 हड्डियाँ हो जाती हैं। इस क्लेविकल का अन्य नाम ब्यूटी बोन भी कहते हैं इसको, और कॉलर बोन भी कहते हैं सबसे कम। अब आते हैं पैरों की हड्डियों के बारे में। पैरों को अपन पश्चपद भी कहते हैं, और हाथ को अपन क्या करें? अग्रपद भी कह रहे हैं। इसमें देखो दोबारा से, ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस होती है, ठीक है। अंश मेखला में 2 होती है, स्केपुला और क्लेविकल। क्लेविकल को बीटी बोन, कॉलर बोन या सबसे कमजोर अस्थि भी कहते हैं। अब पैरों की अस्थियों के बारे में आ जाते हैं, उसको पश्चपद भी कहते हैं। जो अपना जांग वाला पोर्शन होता है यहाँ पे फीमर होती है, ये शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है, ऑलमोस्ट 48 सेंटीमीटर, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन एवरेज अपन बात करें तो 48 सेंटीमीटर की समथिंग होती है, ठीक है। अपना जो घुटना होता है यहाँ पे पटेला पाई जाती है, पटेला, ठीक है। सीसमॉइड बोन कहते हैं, कटोरी, जो घुटने की कटोरी होती है यहाँ पे ये पाई जाती है, पटेला कहते हैं इसको। अगला होता है जो नीचे अपना घुटने से नीचे, टिबिया और फेबुला। देखो टिबिया और टकुना,
ठीक है। टिबिया और फेबुला मतलब जो अंगूठे की तरफ जो जाती है ऐसे, वहाँ पे हाथ में जो देख रहे थे अपन कौन सी, रेडियस और अल्ना, अंगूठी की तरफ जा रही है उसको रेडियस कह रहे हैं, और जो उंगली की तरफ जा रही है इसको क्या कर रहे हैं, अल्ना कह रहे हैं। यहाँ पर देखो जो टॉय मतलब टो रहते हैं ना, पैर के अंगूठे को अपन टो कहते हैं, तो टो की तरफ जो जा रही है और टिबिया जा रही है, और जो उंगली की तरफ जा रही है उसको फेबुला कह रहे होते हैं, ठीक है। टो और फेबुला, उंगलियों तरफ जा, अंगूठे की तरफ जा रही है, अंगूठे का अपन पैर के अंगूठे को कहते हैं टो कहते हैं, तो इसकी तरफ जा रही टिबिया होते हैं और दूसरी तरफ जा रही फेबुला कहते हैं, ठीक है। ये जो रहती है सबसे समकेली स्थिर रहती है, ठीक है। और बात करें फिर यहाँ पे क्या होती है, पायल टार्थल होती है, टार्थल, इसको पायल पहनते हैं, यहाँ पे अपन पायल पहनते हैं ना इस जगह पे, इसको टार्थल कहते हैं। फिर उसके बाद मेटाटार्थल हो जाती है। देखो यहाँ पर ये 8 हो रही थी, यहाँ पे 7 हो गई, और फेलिंजेस में कितनी होगी, ये 14 हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये पटेला अलग से एडिशनली आ जाती है ना यहाँ पे। दोबारा देखते हैं, सबसे पहले कौन सी होती है, सबसे पहले कौन सी होती है, पैरों की हड्डी में फीमर होती है, ठीक है। फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है 48 सेंटीमीटर। उसके बाद पटेला होती है, 6 बोन भी कहते हैं, कटोरी भी कहते हैं घुटने में, ठीक है। उसके बाद में टिबिया और फेबुला, टिबिया मतलब अपने टॉय की तरफ अंगूठी की तरफ होती है, फेबुला उंगली की तरफ होती है। फिर टार्थल आती हैं, पायल यहाँ पहनते हैं, और मेटाटार्थल 5 होती हैं, और फेलिंजेस 14 हो जाती हैं। तो अपन देख रहे हो कितनी हो जाती है, 7 दूनी 14, 7 21, 21 5 26, 27 और 28 29 30, ऐसे 30 हड्डियाँ रहती हैं। अपन ने यहाँ पे हाथ में देखा तो जो टार्थल कितनी 8 थी, यहाँ पे टार्थल सॉरी कार्पल्स 8 थी, और मेटाकार्पल्स कितनी 5 थे। यहाँ पे टार्थल और मेटाटार्थल, यहाँ पे कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, यहाँ पे टार्थल और मेटाटार्थल, ठीक है। दोबारा देखें, जो शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, उसके बाद में पटेला होती है, जो इसको अपन कटोर भी कहते हैं, 6 बोन भी कहते हैं, टिबिया और फेबुला होती है, फिर टार्थल होती है, मेटाटार्थल और पैलिंजेस होती है। अगला श्रोणि मेखला के बारे में बात करें अपन, श्रोणि मेखला, तो श्रोणि मेखला पेल्विक ग्रिडल भी कहते हैं इसको, हिप बोन या कॉक्सिल बोन भी कहते हैं, वो तो कॉक्स, ये कॉक्सिस कहते हैं इसको, कॉक्सिस, ये जो यहाँ पर जो हड्डी रहती है कॉक्सिस कहते हैं, ठीक है। कॉक्सिस वर्टिब्री, ठीक है। जो बचपन में 4 होती हैं, लेकिन बड़े होते हैं 8 हो जाती हैं। सैक्रम होती है, बचपन में 5 होती हैं, बड़े होते हैं तो 1 हो जाती है, सैक्रम वर्टिब्री। यहाँ पर अपन ने देख रहे हैं अपन किसको, श्रोणि मेखला को, इसको हिप बोन भी कहते हैं और कॉक्सस भी कहते हैं, कॉक्सल, ठीक है। और जो कॉक्सल बोन होती है इसको इसमें भी अलग अलग 3 होती हैं, एक इलियम होती है, इश्चियन होती है और प्यूबिस होती है। इसमें इलियम होती है सबसे बड़ी होती है, और प्यूबिस होती है सबसे छोटी होती है। महिलाओं में ये चौड़ी होती है कौन सी, कॉक्सल, और पुरुषों में संकीर्ण होती है। इसलिए अपन कभी कभी जो टॉयलेट वगैरह होते हैं वहाँ पे निशान अपन ऐसा इस टाइप का सिंबल करते हैं, है ना। ये जो सिंबल है, ठीक है, इस टाइप का, और एक इस टाइप का सिंबल होता है। देखो ये जो दर्शा रहा है क्या, ये नीचे वाला जो भाग रहता है ये चौड़ा है, इसका मतलब जो ये जो क्या रहता है, महिलाओं का नीचे वाला जो भाग रहता है कॉक्सल, जो श्रोणि मेखला होती है वो चौड़ी होती है, ठीक है। जो कूली वाली हड्डी कहते हैं सीधी की, तो चौड़ी होती है। तो ये वाला इससे जो ट्रायंगल वाला भाग है, उल्टा ट्रायंगल के बारे में बात करें, इन्हें कंधों को दर्शाते हैं। कंधे आदमी के जो मेल होते हैं उसके कंधे चौड़े होते हैं, ठीक है। तो कंधे यहाँ पर ये कंधों को दर्शाता है। तो क्या देखा श्रोणि मेखला के बारे में, एक बार दोबारा से देखते हैं इन चीज़ों के बारे में अपन, चारों हड्डियों के बारे में। उपांगी कंकाल में 126 हड्डियाँ होती हैं, हाथ की हड्डियाँ 30 × 30 60 होती हैं, अंश मेखला में 4 होती हैं, ठीक है। इसमें अपन देखेंगे 2 टाइप की हड्डियाँ देखेंगे, एक स्कैपुला और क्लेविकल, ठीक है। तो 2 × 4 होती हैं। पैरों में भी कितनी होती हैं, ये पैरों में हड्डियाँ 30 × 60 हो जाती हैं, ठीक है, श्रोणि मेखला। तो हार्ट की हड्डियाँ 30 होती हैं, 30 में ह्यूमरस होती है, रेडियस होती है और अल्ना होती है। अल्ना में कार्पल्स, मेटाकार्पल और फेलिंजेस हो जाती हैं। फिर अंश मेखला में स्कैपुला और क्लेविकल होती हैं, है ना। क्लेविकल को अपन बीटी बोन या कॉलर बोन भी कहते हैं, सबसे कमजोर अस्थि होती है, ठीक है। पैरों की हड्डियों के बारे में बात करें 30 होती हैं। सबसे पहले फीमर होती है, फीमर का पटेला होती है, टिबिया होती है, फेबुला होती है, टार्थल, मेटाटार्थल और फेलिंजेस हो जाती हैं। अंश मेखला में श्रोणि मेखला के बारे में बात करें अपन, अंश मेखला तो कहाँ पे होता है, यहाँ पे अपने कंधों वाला पोर्शन होता है, ठीक है। जो कूलों वाला पोर्शन होता है उसको श्रोणि मेखला कह रहे होते हैं, हिप बोन कहते हैं उसको, कॉक्सल बोन भी कहते हैं। एक इसमें एक ही पाई जाती है कॉक्सल बोन, ये भी 3 टाइप की होती हैं, दोनों साइड में 2 हो जाती है ना, इलियम और इश्चियन और प्यूबिस, ठीक है। कौन सी, इलियम, इश्चियन और प्यूबिस। इलियम सबसे बड़ी होती है और प्यूबिस होती है सबसे छोटी होती है, ठीक है। और जॉइंट होते हैं, संधियाँ, टाइप्स ऑफ जॉइंट के बारे में बात करें, शरीर में मौजूद वे संरचना होती हैं जो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। शरीर में वे मौजूद वे अस्थियाँ जो आपस में जोड़ने का काम करती हैं उसको क्या कहते हैं अपन, जॉइंट्स कहते हैं। शरीर में मौजूद वे संरचना जो आपस में जोड़ने का काम करती हैं उसको जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट अचल संधि होती है,
चलायमान संधि और स्वतंत्र रूप से चलायमान। ठीक है, तो तंतुमय संधि के बारे में बात करें अपन तो खोपड़ी और कपाल की अस्थियां रहती हैं वो तंतुमय होते हैं। चलायमान जो अस्थियां रहती हैं, पसलियों की अस्थियां जो रहती हैं चलायमान और मेरुदंड की अस्थियां इस कैटेगरी में आती हैं। स्वतंत्र रूप से बॉल और सॉकेट जॉइंट होते हैं। ठीक है, कंधे की जो अस्थियां में हिप्पो जॉइंट वगैरह ये सब होते हैं। ठीक है, सैडल मतलब सीट नुमा अंगूठे में होती हैं। पाइवोट मतलब एटलस और एक्जिम जो रहती है वर्टिब्री के मध्य में पाइवोट। और ग्लाइडिंग मतलब कार्पल्स और मेटाकार्पल्स ग्लाइडिंग होती है। हिंज मतलब कोहनी और घुटने में जो होती हैं हिंज होती हैं। देखो कौन कौन देगा अपन ने, मुख्य रूप से 3 टाइप्स होती हैं। अचल या तो चलती नहीं है, जैसे खोपड़ी की जो हड्डी रहती है उसमें केवल मैंडिबल होती है, वही केवल मूव करती है, और सारी हड्डियां अचल होती हैं। तंतु में सब फाइब्रियस तंतु रहते हैं, उसमें फाइब्रियस कहते हैं उसको, तंतु में संधि। जो खोपड़ी की हड्डियां रहती हैं अचल होती हैं। चलायमान जैसे कि अपन सांस ले रहे हैं तो अपनी अस्थियां कैसे हो रही हैं, अपन योगा वगैरह करते हैं ना, मतलब अनुलोम विलोम करते हैं तो अपनी हड्डियां अस्थियां ऊपर नीचे होती है ना। यदि ऐसा नहीं होगी तो क्या होता है, अपन सांसें नहीं ले पाएंगे। तो पसलियों की अस्थियां, मेरुदंड है ना, अपन इधर उधर होते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, तो मेरुदंड की अस्थियां ये भी चलायमान होती हैं। अब मैं बात करता हूँ स्वतंत्र रूप से चलायमान, जिसमें बॉल और सॉकेट जॉइंट होते हैं। वहाँ पे कैसे होते हैं, बॉल और सॉकेट जॉइंट जैसे कंधियों की अस्थियां रहती हैं वहाँ पे, हिप कंधियों की अस्थियों में हिप जॉइंट वगैरह ये सब बोन होते हैं। ऐसे सैडल के बारे में बात करता हूँ मैं, सैडल अंगूठे में होता है। ठीक है, सीट नुमा। और पाइवोट एटलर एक्सिस वर्टिब्री के मध्य होते हैं। ठीक है, पाइवोट जॉइंट कहाँ पे होता है, एटलस और एक्सिस में। ग्लाइडिंग मतलब ऐसे सरकता ना, ग्लाइडिंग मतलब सरकना। ठीक है, फिसलता है। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के मतलब हिंज होता है कोहनी और घुटने में। कोहनी अपन केवल एक ही साइड में कर सकते हैं, आगे एक तरफ मुड़ सकते हैं, ऐसे घुटना भी है, घुटने के ऊपर सिर्फ पीछे तरफ ले जाता है, आगे तो टूट जाएगा, तो हिंज बोन, इसको हिंज जॉइंट कहते हैं। अब आ जाओ और आगे, ऐसे दो जो हड्डियां रहती हैं, ठीक है, उनके मध्य में क्या रहता है, यूरिक अम्ल भरा रहता है, और इनमें जो द्रव भरा रहता है उसको सिनोबियल द्रव कहते हैं। ठीक है, सिनोबियल द्रव। और इसके चारों ओर जो एक सुरक्षा कवच होता है उसको सिनोबियल कैप्सूल कहते हैं। एक टेंडन होता है, देखो मसल एक शॉर्टकट होता है, बच्चू लाल बंसल एमटीवी देखें। जो बोन होता है, बोन टू बोन को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है ना, और मसल को बोन से जोड़ने का काम टेंडन करता है। ठीक है, टेंडन क्या होता है, टेंडन जो मसल और बोन को जोड़ने हेतु टेंडन होता है, तो बोन टू बोन जोड़ने के लिए लिगामेंट का होता है। ठीक है, यहाँ पर अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं टिश्यू के बारे में, बात करते हैं टिश्यू क्या होते हैं। देखो समान कोश का वह समूह, समान कोशिका देखो वैसे तो बहुत सारी सेल्स मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं। यहाँ पर बात करें अपन समान कोशिकाओं का वह समूह जो कार्य, संरचना और उत्पत्ति में समान होता है। किसमें, कार्य में भी, संरचना में, उत्पत्ति में। समान कोशिका वह समूह जो कार्य, संरचना, उत्पत्ति में समान होता है उसको ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका से मिलकर के, बहुत सारे कोशिका से मिलकर क्या होता है, ऊतक बनते हैं। ऊतक से मिलकर के अंग बनते हैं, अंग से मिलकर अंग तंत्र और जीव बनते हैं। तो ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। और हिस्टोलॉजी के जनक कौन है, यानी ऊतकों का अध्ययन सबसे पहले मार्केलो मालफीजी ने किया था। किसने, मार्केलो मालफीजी ने। ऊतकों के प्रकार की बात करूं, एपिथेलियल ऊतक या उपकला ऊतक कहते हैं इसको। दूसरा होता है तंत्रिका ऊतक, यानी नर्वस टिश्यू कहते हैं इसको। कनेक्टिव टिश्यू जिससे अपना ब्लड मिलकर बना होता है, संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, देखो अपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक और संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक भी दो प्रकार से होता है, एक टेंडन होता है, एक रक्त हो जाता है, और दूसरा कंकाली होता है। कंकाली दो टाइप से होता है, एक टेंडन होता है, एक लिगामेंट। टेंडन लिगामेंट कभी देखा था कि बोन को यदि उपास्थि से जोड़ने के लिए टेंडन का काम करता है, और अस्थि को अस्थि से जोड़ने हैं तो लिगामेंट होता है। ठीक है, लिगामेंट ऊतक होता है। उदाहरण मांसपेशी, ये मस्कुलर ऊतक होते हैं। कि देखो कितने टाइप के होते हैं, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और मांसपेशी ऊतक। कौन कौन से, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक
और मांसपेशी ऊतक और संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक पुनः दो प्रकार से बटे हुए रहते हैं, रक्त ऊतक और कंकाली ऊतक। कंकाली ऊतक पुनः दो प्रकार से बने होते हैं, टेंडन्स होते हैं और लिगामेंट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, यानी उपकला ऊतक के बारे में। यहाँ पर जो अपन इसको डायग्राम को देख रहे हैं, इसमें कुछ लेयर होती हैं, जैसे एपिडर्मिस होती है, फिर उसके नीचे डर्मिस होती है, फिर नीचे हाइपोडर्मिस होती है। 3 लेयर होती है मुख्यतः। अपनी जो चमड़ी होती है ना, इसमें 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और कौन सी रहती है, हाइपोडर्मिस। सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, परत होती है अपनी जो उनकी चमड़ी की, उसको हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है। जो फिर बीच वाली डर्मिस होती है और सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं, इसमें जो तंत्रिकाएं रहती हैं, संवेदी का भाव रहता है, वो इनमें रहता है, किनमें, हाइपोडर्मिस में ही रहता है, ठीक है। और जो रक्त वाहिका रहती हैं, रक्त वाहिका अपन बात करते हैं रक्त वाहिकाओं के बारे में, जैसे कि धमनी शिरा वगैरह ना, ये यहाँ पर नीचे वाले में ही रहती हैं। और जो एपिडर्मिस रहता है, डर्मिस का बीच वाली परत है, उसके ऊपर जो ऐसे छोटे छोटे अपन देख रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, मेलेसाइट, मेलेनेसाइट जो वर्णक होता है इसमें पाया जाता है। एक यहाँ पे सबसे जो ऊपर वाली परत होती है, कौन सी, एपिडर्मिस, इसमें और बहुत पतली सी परत पाई जाती है, यहाँ पे पतली झिल्ली होती है, उसको क्या बोलते हैं, कैरेटिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसको स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं। क्या, स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं, ठीक है। पतली झिल्ली होती है, ये कैरेटिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो सबसे ऊपर की जो परत होती है, स्ट्रेटम कार्नियम कहते हैं, पतली झिल्ली होती है, जो कि कैरोटिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब ऐसे जो अपन को पसीना वगैरह आता है, वो कहाँ से, जो यहीं से निकलता है, अपने कौन से, डर्मिस से, ठीक है। अपने जो बाल वगैरह होते हैं, बाल वगैरह डर्मिस में ही गड़े रहते हैं और ऊपर अपन को दिखते हैं वो, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, जो रेप्टाइल और एम्फीबियन होते हैं, इनके पास मेलेनोसाइट नहीं पाया जाता है, ठीक है, और क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं, अब थोड़ा सा और उनके डिटेल से लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेनम कॉर्नियम। यहाँ पे देख रहा था ना, स्टेटम कॉर्नियम। स्टेटम कॉर्नियम के बारे में बात करें तो ये मृत परत होती है। मृत परत यानी कैरोटीन प्रोटीन से बनी होती है। अपने जो नाखून वगैरह, बाल वगैरह, ये कैरोटीन से मिलके बने होते हैं। एक क्या डेड लेयर होती है टाइप से, ठीक है। अपना हाथ पैर को खुरचते हैं ना से पत्थर से, तो स्टेटम कॉर्नियम ही निकलती है। तो यह मृत परत है जो त्वचा के ऊपर मौजूद होती है, कैरोटीन प्रोटीन से मिलके बनी होती है। ये टाइल्स, जैसे टाइल्स होती है ना, अपन मकान बनाते हैं, जो फर्श बनाते हैं, उसमें टाइल्स एक दूसरे से जुड़ी होती है ना, तो इस टाइप से ये जुड़ी होती है। कौन सी, जो स्टेनम कॉर्नियम होती है ना, टाइल्स के जैसे जुड़ी होती है। इसमें बाल, नाखून, खुर, सींग, नख वगैरह ये आपस में जुड़े, इसमें इससे ही मिलके बने होते हैं। पेड़ की ऊन, मछली के ऊपर के पाई जाने वाली जो सल्क वगैरह होती है, परत होती है, ठीक है। त्वचा हो गई, त्वचा, इसको अपन प्रतिरक्षा की पहली रेखा कहते हैं, ठीक है। कैरेटिन जल में अघुलनशील होती है, तो बैक्टीरिया और वायरस वगैरह होते हैं, त्वचा की उपस्थिति की वजह से ही शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। अपन जो त्वचा हो रहती है, इसलिए बैक्टीरिया वायरस नहीं घुस पाते हैं, इसलिए त्वचा की प्रतिरक्षा की पहली रेखा भी इसको कहते हैं, स्टेटम कॉर्नियम को कहते हैं। देखो, स्टेटम कॉर्नियम में लिखने के बाद अपन क्या लिखते हैं, ये मृत परत त्वचा के सबसे ऊपर मौजूद होती है, जो कि कैरोटीन प्रोटीन से मिलकर के निर्माण होता है। इसमें उदाहरण के तौर पर बाल, नाखून, खुर वगैरह यहाँ पाई जाती है, ठीक है। और ये त्वचा की प्रतिरक्षा की पहली रेखा होती है। क्यों होती है, कि वो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं ना, जो जल में अघुलनशील, कैरोटीन जल में अघुलनशील होती है, तो जो बैक्टीरिया और वायरस वगैरह होते हैं, वो त्वचा की उपस्थिति की वजह से शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ही कहते हैं स्टेटम कॉर्नियम होते हैं। इसके नीचे क्या पाते, एपिडर्मिस पाई जाती है, ठीक है। एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के जो ठीक नीचे की बात करते हैं अपन, तो मेलेनोसाइट कोशिका पाई जाती है। यहाँ पर देखा अपन ने, एपिडर्मिस के ठीक नीचे मेलेनोसाइट ये कोशिका पाई जाती है। मेलानिन वर्णन का ये निर्माण करती है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे क्या होती है, मेलानोसाइट कोशिका पाई जाती है। और डर्मिस क्या होता है, जो मेलानो वर्णक का निर्माण करती है। और जो डर्मिस त्वचा की सबसे मोटी परत होती है,
बीच वाली जो परत है अपन देखा रहा, सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, हाइपोडर्मिस, और डर्मिस है सबसे मोटी परत है, ठीक है, मोटी परत है। और त्वचा, इसको त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे जो त्वचा की सफाई करके जो करते हैं, डर्मिस की सफाई को टैनिंग कहते हैं ना अपन, तो त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड कहते हैं। ये संक्रमण की रोकथाम में सहायता करती है, ताप संतुलन को बनाए रखनी, त्वचा के बारे में बात कर रहे हैं पर संक्रमण की रोकथाम में सहायता करती है, तो और तापमान को संतुलन बनाए रखती है, जल संतुलन को बनाए रखती है, और तंत्रिका तंत्र के संकेतों को आदान प्रदान करने में सहायता करती है। उंगलियों की जो टिप होती है, फेलेंजेस होते हैं ना, यहाँ पर रिसेप्टर संवेगी होता है। देखो इसके काम देखें, क्या संक्रमण की रोकथाम में सहायता करती है, ताप को संतुलन बनाए रखती है और जल संतुलन बनाए रखती है, और तंत्रिका तंत्र के संकेतों को आदान प्रदान करने में सहायता करती है। जो उंगलियों का जो फेलेंजेस होती है अपन ने देखा था, ठीक है, उंगलियों के बारे में देखा था ना, फेलेंजेस 14 होती है ना, मैं और कार्पल्स, मेटाकार्पल्स वगैरह के बारे में देखा था, एल्ना, ठीक है, रेडियस, और संयोजी ऊतक के बारे में आते हैं अपन, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आता है। अभी तक अपन ने किसके बारे में देखा, सबसे पहले देखा था ये जो रहता है ऊतक, ऊतक में कौन सा था, उपकला के बारे में देखा, एपिथेलियल के बारे में, उपकला के बारे में देखा था। उपकला ऊतक रहता है, वो अपन 3 टाइप से होता है, इसमें 3 परत होती हैं त्वचा की, मतलब उपकला मतलब सीधी बात है त्वचा के बारे में, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है जो कि, ठीक है, 3 टाइप से होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर भी एक पतली सी डेड लेयर होती है, ठीक है, और जो कि कैरोटीन प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्टेटम कॉर्नियम कहते हैं। इसको अपन क्या रहता है, पहली त्वचा की पहली रक्षा रेखा भी कहते हैं, पहली रक्षा रेखा भी कहते हैं, क्योंकि जो बाल नाखून वगैरह सब होते हैं इसमें ही होते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे क्या होती है, मेलानोसाइट होती है, जो कि एक वर्णक होता है टाइप से, ठीक है। डर्मिस होती है, सबसे मोटी परत होती है, ठीक है, और जो ठंड महसूस होती है यहीं से होती है। और फिर हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस सबसे नीचे होती है, जिसमें रक्त वाहिका और तंत्रिका वगैरह होती हैं, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में अपन ने देख लिया था, ठीक है। अगला इसके कार्य भी देखे थे कि संक्रमण की रोकथाम में सहायता करती हैं। अभी देखा था अपन ने कि भाई किसी प्रकार का संक्रमण नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि त्वचा में प्रवेश नहीं कर पाता है, कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह होता है, इसलिए प्रतिरक्षा की पहली रेखा भी कहते हैं इसको। और जल संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है, जैसे कि गर्मी ज़्यादा लग रही होती है तो उस टाइम पे पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाता है, तो जल का संतुलन बनाए रखती है। तंत्रिका तंत्र के संविदों संकेतों के आदान प्रदान में सहायता करती है। जैसे अंगुलियों को जो टिप रहती है, फेलिंजेस, वो सबसे ज़्यादा फास्ट रिसेप्टर होते हैं। संयोजित ऊतक के बारे में बात करें, यह शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों को आपस में जोड़ने में सहायता करता है। शरीर के विभिन्न अंग और ऊतक को आपस में जोड़ने का सहायता करता है, इसलिए संयोजी कहते हैं इसको। उदाहरण के तौर पर बात करें तो सामान्य संयोजी ऊतक एक्सेलरेटर टिश्यू होता है। बसी ऊतक में बात करें एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है। और टेंडन का काम क्या रहता है, मसल और बोन को आपस में जोड़ने का काम रहता है। लिगामेंट क्या रहता है, बोन को बोन से जोड़ने का काम रहता है। रक्त तो पता ही एक संयोजी ऊतक है ही, लसिका हो गई, अस्थि हो गई और उपास्थि हो गई, कार्टिलेज वगैरह, ये सब किसके उदाहरण है, संयोजी ऊतक के हैं। संयोजी ऊतक के बहुत सारे उदाहरण हैं। देखो शरीर के विभिन्न अंगों ऊतकों को आपस में जोड़ने का काम संयोजी ऊतक का रहता है। उदाहरण के तौर पर बात करें संयोजी ऊतक, ठीक है, वसी ऊतक हो गए, ठीक है, टेंडन हो गए, लिगामेंट हो गए, रक्त हो गए, लसिका हो गई, उपास्थि हो गई और अस्थि हो गई। सामान्य संयोजी ऊतक के बारे में बात करें, एरियुलर ऊतक जो रहता है, ये त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है, ठीक है। अभी देखा ना अपन ने, जो मांसपेशियों को बोन से जोड़ने का टेंडन ऊतक करता है ना, तो त्वचा को मांसपेशियों जोड़ने का काम करता है। इसे पैकिंग ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। 2 ऊतकों के मध्य के खाली स्थान को भरने का एक का काम होता है। जल और लवण का संग्राहक भी होता है। देखो इसका काम, संयोजी ऊतक का काम क्या हो जाएगा, सामान्य संयोजी ऊतक एरुलर होता है, ठीक है। एरुलर ऊतक होता है, त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है। इसे पैकिंग ऊतक भी कहते हैं। 2 ऊतकों के मध्य होता है और खाली स्थान को भरने का काम करता है। और जल और लवण का संग्रह होता है। देखो क्या होता है, त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है, टेंडन जैसे कि काम करता है। पैकिंग ऊतक भी कहते हैं, 2 ऊतकों के मध्य में खाली स्थान को भरता है। जैसे अपन कोई कांच का सामान मंगवाते हैं ना, तो बीच में उसमें फॉर्म वगैरह भर देते हैं ना, तो यही काम एक कनेक्टिव टिश्यू करता है। जल और लवण का संग्राहक भी होता है। अब बात करते हैं बसी ऊतक के बाद एडिपोज टिश्यू के बारे में। यहाँ पे देखा अपन ने एडिपोज टिश्यू के बारे में, बसी ऊतक ना,
तो एडिपोज टिश्यू में बात करें तो यहाँ पे जल लवण वगैरह सब इसमें भरे रहते हैं। ये तो सामान्य संयुजी ऊतक होता है। बसी ऊतक में बात करें तो यहाँ पे देखो, यदि सामान्य संयुजी ऊतक में सामान्य से ज़रूरत से ज़्यादा बसा इकट्ठी हो जाए तो बसी ऊतक होता है। यानी जो सामान्य संयुजी ऊतक होता है, जल लवण भरे रहते हैं, यदि इसमें बसा भर जाती है तो उसको ये अपन सामान्य ऊतक होता है, वो बसी ऊतक में बदल जाता है। क्या डेफिनेशन हो जाएगी बसी ऊतक? यदि सामान्य ऊतक में सामान्य से ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, यदि बसा इकट्ठी होती है उसको बसी ऊतक कहते हैं। इसे फैट डिपो यानी बसी डिपो भी कहा जाता है। ये त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों में के आसपास पाया जाता है। शरीर के तापमान को बनाए रखता है, शरीर में गर्मी और ऊष्मा प्रदान करता है। ये पुरुषों की तुलना में महिला में ज़्यादा होता है। महिला ज़्यादा मोटी वगैरह होती है ना, तो क्या करता है, तो बसी ऊतक पाया जाता है। देखो क्या बात करते हैं बसी ऊतक के बारे में। ये सामान्य ऊतक में जो सामान्य संयोजी ऊतक होता है, उसमें सामान्य से अधिक मात्रा में यदि बसा इकट्ठी होती है तो उसको बसी ऊतक कहते हैं। इसको फैट डिपो या बसा डिपो भी कहते हैं, बसी डिपो भी कहते हैं। त्वचा के ठीक नीचे आंतरिक अंगों में ये आसपास पाया जाता है, ठीक है, और शरीर के तापमान को बनाए रखता है और शरीर में गर्मी का ऊष्मा का आदान प्रदान करता है और पुरुषों की तुलना महिला में ज़्यादा होता है। अगला मांसपेशी या मसल्स टिश्यू के बारे में देखें। देखो मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहते हैं अपन। मांसपेशियों की कोशिकाओं को मायोसाइट कहा जाता है, ठीक है, और मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639 होती है। मांसपेशी में मौजूद प्रोटीन उसको मायोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन कहते हैं। मांसपेशियों में थकावट लैक्टिक अम्ल के जमा होने से होती है। मांसपेशियों में जो खिंचाव रहता है, मांसपेशियां सिर्फ खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। मांसपेशियां स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत पर काम करती हैं। सबसे बड़ी जो मांसपेशी रहती है इसको ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं और सबसे छोटी मांसपेशी रहती है उसको स्टेपिडियस, यानी जो स्टेपिज हड्डी होती है अपनी वहाँ पर पाई जाती है। हाथों की मांसपेशी बाइसेप्स ट्राइसेप्स होते हैं, ठीक है, और सबसे लंबी जो मांसपेशी सार्टोरियस कहते हैं इसको, सार्टोरियस, ठीक है। देखो ये फैक्ट पढ़े अपन ने कुछ मांसपेशियों के बारे में। मांसपेशी अध्ययन को मायोलॉजी सार्कोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियों की कोशिकाओं को मायोसाइट कहते हैं और मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। मांसपेशियों में जो प्रोटीन मौजूद होता है मायोग्लोबिन होता है और थकावट लैक्टिक अम्ल के जमा होने से होती है। जो खिंचाव होता है इसके सिद्धांत पर काम करती है, तो स्लाइडिंग फिलामेंट पर काम करती है। और सबसे बड़ी जो रहती है मांसपेशी उसको ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं और सबसे छोटी इसको स्टेपिडियस कहते हैं। और हाथों की जो मांसपेशियां बाइसेप्स और ट्राइसेप्स होते हैं और सबसे लंबी जो मांसपेशी होती है उसको सार्टोरियस कहते हैं। अगला मांसपेशियां प्रोटीन से निर्मित होती हैं, ठीक है, प्रोटीन से निर्मित होती हैं। जिम करने वाले लोगों के द्वारा वे प्रोटीन का उपयोग किया जाता है और इसे दूध से बनाया जाता है। पनीर और दाल वगैरह मांस वगैरह इसमें प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन के पाचन का अमीनो अम्ल इसमें टूट जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है, रक्त में अवशोषण हो जाता है तो मांसपेशियों में भंडारित हो जाता है प्रोटीन। देखो मांसपेशियों प्रकार बात करें तो रेखित मांसपेशी और चिकनी मांसपेशी और हृदय मांसपेशी, 3 टाइप की मांसपेशी होती हैं। यदि मैं रेखित या मैं बात करता हूँ स्केलेटन या स्ट्राइटेड मसल्स के बारे में बात करता हूँ तो इसे हिंदी में स्ट्रिप युक्त मांसपेशी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रेखित मांसपेशी, यानी इसको रेखित मांसपेशी भी कहते हैं, स्ट्रिप मांसपेशी भी कहते हैं। और चिकनी मांसपेशी इसको इसमें स्ट्रिप नहीं होती है तो अरेखित मांसपेशी कहते हैं। जो हृदय वाली मांसपेशी इसको भी रेखित मांसपेशी कहते हैं, ठीक है। जो ऐच्छिक क्रिया होती हैं जो इसके माध्यम से होती है, इसलिए एक क्रिया में ऐच्छिक होती हैं और अनैच्छिक जहाँ पे रहती हैं तो यहाँ पे चिकनी मांसपेशी होती हैं। जैसे कि हाथ पैरों में जो मांसपेशी मौजूद होती हैं तो हाथ पैरों को अपने हिसाब से मूवमेंट कर सकते हैं, तो इसलिए एक क्रिया में ऐच्छिक होती हैं। और जो यकृत आंत वगैरह मूत्राशय यहाँ पे जो पाई जाती हैं वो अनैच्छिक होती हैं, यानी चिकनी मांसपेशी पाई जाती हैं, इसलिए अनैच्छिक क्रिया में अनैच्छिक होती हैं। और हृदय भी रहता है, भाई हृदय को अपन अपने हिसाब से धड़का थोड़ी सकते हैं, वो भी अनैच्छिक होता है, ठीक है। तो अस्थियां में मौजूद मांसपेशियां ये होती हैं और ग्राश नली अग्नाशय यहाँ पे ये होती हैं, ठीक है। और अगला बात करें तो इनका जो डायग्राम ऐसा होता है, एक से एक मांसपेशी दूसरी, इनके बीच में स्ट्रिप पाई जाती है तो अराखित होती हैं, इसमें शाखाएं नहीं होती सीधी, तो अशाखित होती हैं। वही जो मांसपेशी होती है इसमें शाखाएं होती हैं, ठीक है। इसमें शाखाएं होती हैं, ऐसे शाखा बटी रहती हैं। तो देखो इनमें 3 अंतर होते हैं मांसपेशियों प्रकार, रेखित
चिकनी और हृदय मांसपेशी। जो रेखित मांसपेशी इसको स्टिफ मांसपेशी भी कहते हैं, ठीक है, और चिकनी को अपन अरेखित कहते हैं और हृदय वाली को भी रेखित मांसपेशी कहते हैं। तो रेखित मांसपेशी इसमें क्रिया में ऐच्छिक होती हैं, जैसे कि हाथ पैर वगैरह में जो अस्थियां मौजूद होती हैं तो उसमें रेखित होती है। जो यकृत तो आंतें हो गई, मूत्राशय, ग्रासनली और अग्नाशय वगैरह में, मस्तिष्क में, यहाँ पर अनैच्छिक होती हैं। हृदय में भी जो पाई जाती हैं अनैच्छिक पाई जाती हैं। हृदय में जो मांसपेशी पाई जाती हैं उनका डायग्राम ऐसा होता है, तो साकित होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर चिकनी होती हैं, इसमें भी साकित होती हैं, सॉरी ये भी इसमें शाखा नहीं होती हैं, ये भी असाकित होती हैं। और रेखित मांसपेशी ये भी शाखा नहीं होती हैं, इसमें भी असाकित कहते हैं इनको। अगला कंकाली मांसपेशी के बारे में बात करें तो एपीमाइसियम, ठीक है, और एपीमाइसियम देखो ऐसे ही हड्डी हो जाती है तो अस्थि हो जाती है। इसको जोड़ने का काम अपन ने देखा था भी टेंडन का काम क्या रहता है, बोन को मांसपेशी से जोड़ने का काम किसका, टेंडन का रहता है, और बोन को बोन से जोड़ने का काम लिगामेंट का रहता है। तो अभी ये क्या हो गई, मांसपेशी हो गई, ठीक है, ये मांसपेशी हो गई, ठीक है, मांसपेशी हो गई। अब मांसपेशी में बात करें अपन यहाँ पे, तो मांसपेशी में जो ऊपर वाला भाग रहता है एपीमाइसियम कहता है, ठीक है। अब देखो अपन ने, और यहाँ पर ये जो रहता है इसको क्या कहते हैं, फेसिया कह रहे होते हैं। अब इसमें से ये जो भाग निकाल लिया अपन ने, एक फेसिया निकाल लिया, ठीक है, तो इसके ऊपर जो भाग रह रहा है उसको पेरीमाइसियम कह रहे होते हैं, एपीमाइसियम और फिर इसके लिए पेरीमाइसियम। इसमें भी तंतु रहते हैं अंदर इसके, ठीक है, इसके अंदर भी क्या रहते हैं, तंतु रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे तंतु रहते हैं, तो इसको मांसपेशी तंतु कहते हैं। यानी मांसपेशियों को जो बंडल होता है ये फेसिया होता है। अगला, अब इसको एक तंतु बाहर निकाला अपन ने, ठीक है, एंडोमाइसियम। इसके ऊपर क्या एंडोमाइसियम होती है, तो मांसपेशी तंतु है, ये माइलिन तंतु से मिलके बने होते हैं। ये किससे मिलके ना, माइलिन तंतु से मिलके बने होते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि मांसपेशी अस्थियों से टेंडन की, मांसपेशियाँ कैसे, अस्थियाँ आपस में कैसे जुड़ी थी, टेंडन से जुड़ी होती हैं, ठीक है। मांसपेशी ये हो गई, मांसपेशी हो गई, ये हड्डी हो गई, आपस में जोड़ने का काम किसका है, ये टेंडन का काम है ये वाला। तो मांसपेशियां अस्थियों से कैसे जुड़ी होती है, टेंडन की सहायता से जुड़ी होती हैं। मांसपेशियों में चारों ओर एक परत मौजूद होती है, मांसपेशी चारों ओर एक परत मौजूद है, इसको अपन क्या कह रहे हैं, एपीमाइसियम कह रहे हैं, ठीक है। और मांसपेशियम कई सौ, ये भी मांसपेशी में बहुत सारी मांसपेशी की बंडल से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। और इन मांसपेशी की बंडल के चारों ओर क्या होते हैं, पेरीमाइसियम नाम की परत पाई जाती है, ठीक है, पेरीमाइसियम के नाम की परत पाई जाती है। और मांसपेशी बंडल भी कई सौ माइलिन तंतु के मिले बने। ये जो मांसपेशी बंड होती है ना, मांसपेशी बंडल, ये भी कई टाइप के, मांसपेशी बंडल भी कई टाइप के माइलिन तंतु से बन के बने होते हैं। और इन माइलिन तंतु के चारों ओर भी एंडोमाइसिन नाम की परत पाई जाती है। देखो यहाँ से उल्टा चलते हैं अपन, सबसे छोटी इकाई होती है माइलिन तंतु होते हैं, इसमें बहुत सारे माइलिन तंतु है, बहुत सारे माइलिन तंतु है। इसके चारों ओर जो पाई जाती है उसको मांसपेशी बंडल कह रहते हैं, ठीक है। तो माइलिन तंतु के चारों ओर जो पाई जा रही है मांसपेशी तंतु, ठीक है, माइलिन तंतु मांसपेशी तंतु माइलिन तंतु से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इनके चारों ओर एंडोमाइसिन नाम की परत पाई जाती है। अभी बहुत सारे माइसिन तंतु से मिलकर बना क्या होता है, बहुत सारे मांसपेशी तंतु से मिलकर बना होती है, मांसपेशी बंडल बनता है। इसके चारों ओर भी परत पाई जाती है, इसको पेरीमाइसियम परत बोलते हैं। अब बहुत सारी मांसपेशी बंडल से मिलकर बना के क्या होता है, ये मांसपेशी मिलकर बनी होती है, ठीक है, मांसपेशी बंडल से मांसपेशी बनी होती है, ठीक है। तो इसको अपन क्या कह रहे होते हैं, इसके चारों ओर जो परत पाई थी एपीमाइसियम कहते हैं। मुख्यतः ये परतों के नाम है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि माइलिन तंतु के चारों ओर परत पाई जाती है उसको एंडोमाइसियम कहते हैं, नहीं है, माइलिन तंतु से मिले होते हैं जिसके चारों ओर परत पाई जाती है उसको एंडोमाइसिन कहते हैं, ठीक है। और मांसपेशी बंडल के ऊपर जो परत पाई जाती है उसको पेरीमाइसियम कहते हैं, और मांसपेशी के ऊपर जो परत पाई जाती है उसको एपीमाइसियम कहते हैं, ठीक है। ये तीन टाइप के अपन ने पढ़े। अब आते हैं मायोफिब्रिल की संरचना, ठीक है। ये प्रोटीन में एक्टिन, मायोसिन और मायोमायोसिन के बारे में देखें अपन, ठीक है। प्रोटीन से मिलकर बना होता है कौन, मांसपेशी तंतु। तो एक्टिन मायोसिन के बारे में बताएं, एक्टिन के द्वारा आई बैंड का निर्माण होता है, किसका, एक्टिन के द्वारा, किसका, ए फॉर एक्टिन, आई फॉर बैंड। तो आई के द्वारा, एक्टिन के द्वारा कौन सा बैंड होता है, आई बैंड होता है। आई बैंड का रंग कैसा होता है, हल्का होता है। एक्टिन मायोसिन भी दो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एक ट्रोपोमाइसिन और एक ट्रोपोनिन। देखो क्या होता है, एक्टिन के बारे में देखा अपन ने, एक्टिन के द्वारा आई बैंड का निर्माण होता है और आई बैंड का रंग कैसा होता है, हल्का होता है। एक्टिन मायोसिन दो प्रकार से होता है,
ठीक है, दो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एक ट्रोपोमाइसिन और एक ट्रोपोमिनिन। अगला मायोसिन के बारे में बात करें तो मायोसिन के द्वारा जो ए बैंड का निर्माण होता है, और ए बैंड का रंग कैसा होता है, इसका रंग गहरा होता है। ठीक है, ये मीरोमायोसिन से निर्मित होता है। किससे? मीरोमायोसिन से निर्मित होता है। देखो अभी दोबारा से देखते हैं इनके बारे में अपन। एक्टिन मायोसिन होता है, इसमें आई बैंड का निर्माण होता है, और मायोसिन में ए बैंड का निर्माण होता है। एक्टिन का जो आई बैंड होता है, आई बैंड का रंग हल्का रहता है, और मायोसिन में कैसा ए बैंड पाया जाता है, ए बैंड का रंग कैसा गहरा होता है। ठीक है, और जो एक्टिन मायोसिन दो प्रकार से प्रोटीन से बना होता है, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन। और जो मायोसिन होता है मीरोमायोसिन से निर्मित होता है। सर्कोमियर ये कार्यात्मक इकाई कहते हैं इसको। ठीक है, देखो यहाँ पर अपन देखेंगे, अभी अपन आई बैंड देखा था, अपन ने एक ए बैंड देखा था। ए बैंड कौन से वाले इसमें पाया जाता है? मायोसिन पाया जाता है। ठीक है, देखो मायोसिन में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, कई टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन होता है, इसमें आई बैंड होता है जिसका रंग हल्का होता है। मायोसिन प्रोटीन होता है, इसमें ए बैंड पाया जाता है, इसका रंग गहरा होता है। ठीक है, और तो यहाँ पे अपन देखते हैं, अपन ऐसी संरचना बनी है। ठीक है, तो ये दो जेड रेखा के मध्य, देखो एक जेड रेखा होगी ये वाली, और एक जेड रेखा हो गई ये वाली। तो दो जेड रेखाओं के मध्य की दूरी को सार्कोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोमियर। और सार्कोमियर को ही कार्यात्मक इकाई कह रहे होते हैं। तो सार्कोमियर को मांसपेशियों की कार्यात्मक इकाई कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ जो मसल्स रहती हैं उसको क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले अपन ने जो एक वर्ड देखा था, क्या देखा था? मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं, एक मांसपेशी अध्ययन को सार्कोलॉजी कहते हैं। सार्कोलॉजी क्यों कह रहे थे? कि मांसपेशियों जो कार्यात्मक इकाई कहते हैं सार्कोमियर होती है, इसलिए इस अध्ययन को सार्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि दो जेड रेखाएं होती हैं। कैसे? यहाँ पे एक जेड रेखा, एक जेड लाइन ये होती है, एक जेड लाइन ये होती है। तो इनके मध्य में जो दूरी होती है उसको सार्कोमियर कहते हैं, और सार्कोमियर को मांसपेशी की कार्यात्मक इकाई कहते हैं। मायोफिब्रिल दो प्रकार के प्रोटीन से निर्मित होते हैं जो कि एक्टिन और मायोसिन होते हैं। जो मायोफिब्रिल होता है, अपन देखा है मायोफिब्रिल दो प्रकार की प्रोटीन से निर्मित होता है, एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। ठीक है, जो एक्टिन दो भागों से मिलकर बना होता है, एक्टिन भी दो भागों से, ट्रोपोनिन होता है एक, ट्रोपोमायोसिन से मिलकर बना होता है। कौन सा? ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। और मायोसिन भी किससे मिलकर बना होता है? मीरोमायोसिन से मिलकर बना होता है। एक्टिन के द्वारा हल्के रंग के बैंड का उपयोग किया जाता है जो आई बैंड होता है, और दो आई बैंड के बीच की दूरी को अपन जेड रेखा कहते हैं। देखो दो आई बैंड के, यानी एक आई बैंड ए हो गया और एक आई बैंड ए हो गया, इनके बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं? जेड रेखा कहते हैं। ठीक है, दो आई बैंड के बीच की दूरी को अपन क्या कह रहे होते हैं? जेड और आई। ठीक है, इनकी बीच की दूरी को ए आई हो गया, इनकी बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं? आई कहते हैं, जेड रेखा कहते हैं। और मायोसिन के द्वारा गहरे रंग का बैंड का निर्माण किया जाता है, तो इसको अपन क्या कह रहे हैं? ए बैंड कह रहे होते हैं। ठीक है, जो गहरे रंग का जो निर्माण अपन कर रहे हैं इसको ए बैंड कहते हैं। मायोसिन के द्वारा क्या करें? ए बैंड के मायोसिन के द्वारा गहरे रंग का बैंड का निर्माण किया था, उसको ए बैंड कहते हैं। ए बैंड के बीचों बीच पाई जाने वाली रेखा को एम रेखा कहते हैं। और दो जेड रेखा के बीच की दूरी को सार्कोमेर देख लिया अपन ने। सार्कोमेर में कैल्शियम आयन मौजूद होते हैं जिसकी वजह से मांसपेशियों में संकुचन आता है। मांसपेशियों के द्वारा खिंचाव का प्रभाव दर्शाया जाता है। ठीक है, और खिंचाव के प्रभाव को स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। मांसपेशियों का कार्य संकुचन के द्वारा गति प्रदान करना होता है। लाल मांस के बारे में बात करें अपन, देखो इसमें मायोग्लोबिन की मात्रा मांसपेशियों में ज़्यादा होती है, और मायोग्लोबिन के द्वारा अतिरिक्त O2 को संग्रहित किया जाता है। मायोग्लोबिन की मात्रा मांसपेशियों में ज़्यादा होती है, और मायोग्लोबिन के द्वारा अतिरिक्त O2 को संग्रहित किया जाता है। जंगली जानवर वगैरह हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, मछली हो गया, डॉल्फिन हो गया, लाल मांस का अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जो कंधे की मांसपेशियों को डेल्टाइट मांसपेशी कहते हैं, और कंधे और गर्दन के बीच की जो मांसपेशी होती है ट्रेपेजियस मांसपेशी कहते हैं। जांग में मौजूद मांसपेशी को क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, और जांग के पीछे जो मांसपेशी है हेमस्ट्रैंग कहते हैं। ठीक है, टेंडन लिगामेंट के मध्य में अंतर, मांसपेशियों को मांसपेशी से जोड़ता है। मांसपेशियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? टेंडन कहता है, और मांसपेशी अस्थियों को अस्थि से लिगामेंट जोड़ता है। ठीक है, इसका अर्थ प्रोटीन कौन सा है? कोलिजन प्रोटीन पाया जाता है टेंडन में, और येलो इलास्टिन प्रोटीन से निर्मित होती है, और लिगामेंट के ज़्यादा खिंच जाने से मोच आ जाती है।
ठीक है, यहाँ तक अपन ने इसको ख़त्म कर दिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।